को। हमें इसके साथ साथ, क्योंकि हर्ष ने उत्तर भारत में तो लगभग पूरा जीत ही लिया था, लगभग पूरा इसका शासन था उत्तर भारत में, है ना। केवल पंजाब के इलाकों को छोड़ दिया जाए, पंजाब को छोड़ दिया जाए तो उत्तर भारत में हर्ष का पूरा साम्राज्य फैल गया था। जब हर्ष ने प्लान बनाया कि अब चलते हैं दक्षिण भारत में, समझ रहे हो ना, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत बताया था कि अगर हम भारत को बना दें तो इस तरीके से लगभग ये पूरा इलाका, यहां से केवल पंजाब को छोड़ दिया जाए तो ये पूरा इलाका हर्ष का हो गया। जब हर्ष ने सोचा चल दक्षिण भारत को भी जीतते हैं, तो दक्षिण भारत में किसने इसको रोक दिया, इसके अभियान को? पुलकेशिन द्वितीय ने, है ना। तो इसका मतलब दक्षिण भारत में अलग सिस्टम कुछ चल रहा था। दक्षिण भारत को अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हैं। दक्षिण भारत में कुछ राजवंश अपना काम कर रहे थे, धीरे धीरे पनप रहे थे, तो वो अपना साम्राज्य चला रहे थे। और ऐसा ही नहीं, वो काफी मजबूत भी थे, हैं। तो अब हमें जो हेडिंग डालना है बच्चों, वो क्या डालना है? दक्षिण भारत के राजवंश, है ना। हेडिंग डाल दो दक्षिण भारत, दक्षिण भारत के राजवंश। तो अब सुनो, जैसे ही मौर्य और गुप्त समाप्त हुए, हर्ष लगभग समाप्त हुआ, तो दक्षिण भारत में लगभग 2 शताब्दी तक, है ना, मतलब 200 वर्षों तक कुछ 2 राजवंश आपस में लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। तो दक्षिण भारत में उस समय पे 2 राजवंश पनप रहे थे। नंबर 1 वातापी या बादामी का चालुक्य वंश। क्या लिखोगे? चालुक्य। एक तो ये था, है ना, वातापी या बादामी, है ना, ये क्षेत्र के नाम है, वातापी और बादामी है। ये मैं बताऊंगा कि ये कहां पे हो रहे हैं बाई मैप, और निचोड़ करके पढ़ेंगे, वरना ये क्लास में पूरा ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो देखना क्या है, वातापी और बादामी का चालुक्य वंश, एक ये था, ये शासन कर रहा था, और एक यहां पे था कांची का कौन सा वंश था यहां पे? पल्लव वंश। कौन सा था? कांची का पल्लव, है। बात समझ में आ गई? अब यहां से हमें एक बार में इसको पढ़ लेंगे और एक बार में इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। ये आपस में इनका बैटल चलता रहा, कभी वो वहां कभी वो वहां, है ना। अभी हमें एक बार में किसको पढ़ना है? चालुक्य वंश। किसको पढ़ना है? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश में कुछ चीजें हैं खास, उनको पढ़ लेंगे, महान राजा को पढ़ लेंगे, अंतिम शासक पढ़ लेंगे, प्लस इनका जो शासन क्षेत्र है उसको जान लेंगे आखिरकार है कौन सा, ठीक है। बढ़े आगे, क्या डालोगे? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश। चालुक्य वंश में चालुक्य वंश का प्रथम राजा है जयसिंह, ठीक है। प्रथम राजा ये है चालुक्य वंश का। अब बात आती है, जब चालुक्य शासक आगे बढ़े तो इन्होंने भी अपने वंश को 3 कैटेगरियों में बांट लिया, ठीक है। 3 कैटेगरियों में बांट लिया, हालांकि वो 3 कैटेगरी आपसे नहीं पूछी जाती है। एक तो कहलाएंगे, नंबर 1 कैटेगरी, मतलब देखिए चालुक्य वंश 3 शाखाओं से काम किया। नंबर एक है बादामी चालुक्य, नंबर 2 पूर्वी चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य। तो चालुक्य वंश की भी 3 वंशावली बन गई। इन्होंने भी 3 वंशों के नाम से शासन किया। कौन कौन से वंश बन गए बेटा इनमें भी? बादामी चालुक्य, एक क्षेत्र बादामी वाला बन गया जो बादामी क्षेत्र का चल रहा था। दूसरा कौन सा बन गया? पूर्वी चालुक्य रह गए, और तीसरा पश्चिमी चालुक्य। तीनों ने अलग अलग क्षेत्र में शासन
किया, राजधानी सबकी अलग अलग रही, ठीक है, क्षेत्र अलग अलग रहा। तो अब इन पे तो इस लेवल से तो तुमसे क्वेश्चन बनता नहीं है। अब हम आएंगे सीधा वहां पे कि चालुक्य वंश का संस्थापक, चालुक्य वंश का प्रतापी राजा, ठीक है, वास्तविक संस्थापक, अंतिम शासक, प्लस इनका क्षेत्र। मिटा दूं यहां तक क्योंकि कट करना पड़ रहा है। वैसे मैं चाहूं तो मैं आपको बता सकता हूं भाई इसने कहां शासन कैसे, इसने कहां शासन कैसे, इसने कहां शासन कैसे, मगर ये एक नॉलेज के बतौर पे मैंने तुम्हें बताया। अब बात आती है कि आखिरकार चालुक्य शासक जो शासन कर रहे थे उनका शासन चल कहां रहा था। ये मान के चलो, मान के चलो ये भारत का नक्शा है, ठीक है। चालुक्य शासन जो था वो लगभग लगभग यहां से यहां तक, ये पूरा क्षेत्र क्या है, चालुक्य एम्पायर है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र भारत के नक्शे पे क्या है, चालुक्य। ये मुख्य रूप से अगर इसका पूछेगा बताइए वर्तमान का कौन सा इलाका है, क्वेश्चन ये भी तो होगा वर्तमान इलाका कौन सा है, तो सबसे पहला इसमें नाम आएगा कर्नाटक। क्या आएगा, चालुक्य एम्पायर अगर वर्तमान में सबसे देखा जाए तो पूरा कर्नाटक स्टेट चालुक्य शासकों का अधीनस्थ रहा है। बात समझ में आ गई। उसके बाद यहां का पश्चिमी इलाका किसका हो गया, महाराष्ट्र का, ठीक है। तटीय इलाका गुजरात का भी हो गया। अब लिखते चले जाओ, आप लिखो जरा, देखना कर्नाटक, इनका क्षेत्र, वर्तमान क्षेत्र कौन सा हो गया, कर्नाटक, ठीक है। यहां से कर्नाटक आ गया, इधर से मैंने लिखा बेशक यहां पे, मगर कर्नाटक है कहां पे, नीचे। पश्चिमी महाराष्ट्र, देखना इधर आ जाओ, फिर यहां पे पश्चिमी क्या हो गया, महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र नंबर नेक्स्ट। उसके बाद मध्य प्रदेश का कुछ इलाका, दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग, आंध्र प्रदेश तक, और कहां तक इनका इलाका था, आंध्र प्रदेश तक। ये सारा का सारा, कुछ तटीय इलाका गुजरात का भी है, कुछ तटीय इलाका किसका है, गुजरात का भी है। बात समझ में आ गई। तो अब आपको पता चल गया चालुक्य एम्पायर कहां तक था, तो मुख्य रूप से तो कर्नाटक रहा है ना। कर्नाटक के पास देखना, जब यहां तक जाओगे तो यहां पे गुजरात का भी इलाका है, महाराष्ट्र का भी इलाका है, इधर जाओगे तो एमपी का भी इलाका है ना। कहते हैं कि आंध्र प्रदेश तक इनका एम्पायर था, ठीक है, और कर्नाटक तो तुम्हारा है ही। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये हो गया क्षेत्र। इससे आगे बढ़ते हैं, अब यहां तक मिटा देता हूं बेटा। अब है नेक्स्ट पॉइंट। इतना सब होने के बाद अब बढ़ते हैं आगे कि चालुक्य वंश का प्रथम राजा तो आपने पढ़ लिया, कौन सा है, जयसिंह। अब लिखोगे चालुक्य, जयसिंह के बाद जो पहला राजा आएगा वो आएगा पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन फर्स्ट। इसके बारे में पढ़ना है, 2-3 क्वेश्चन इस पे रहा है। 543 ईस्वी से 566 या 567 ईस्वी तक, ठीक है। पुलकेशिन की राजधानी, फर्स्ट की राजधानी क्या बनी है, वातापी या फिर बादामी। तो क्वेश्चन इस पे एक और बनेगा, चालुक्य वंश का प्रथम या पहला पराक्रमी राजा, पहला पराक्रमी राजा, चालुक्य वंश का प्रथम पराक्रमी राजा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। ये है, इसने चालुक्य वंश को काफी समृद्धि और संस्कृतिवान आगे तरीके से आगे बढ़ा दिया, ठीक है। छोटे छोटे इलाकों को जीत के एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, ठीक। अब तुम्हें मैंने बढ़ाया था कि सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ का कॉन्सेप्ट कौन लाया, अगर अब इतिहास पढ़ा जाए तो। वो अलग है कि हमारे ग्रंथों में वो है कॉन्सेप्ट, तो कौन लाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त ने किया था, समझ रहे हो, अश्वमेध यज्ञ है। तो लिखो इसने भी क्या किया,
लिखो। और पुलकेशिन द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ किया। इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया, लिख लो है। मिटा दो बेटा, यहां पे यही क्वेश्चन है। वैसे तो प्रमाण ये मिलते हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा कि इसकी संस्कृति कला कैसे आगे बढ़ी है। यहां पे ये भी है क्वेश्चन। यहां पे ये भी क्वेश्चन है कि बताते हैं चालुक्य साम्राज्य में लगभग हर घर में भगवान शिव की पूजा होती थी। हालांकि ये सभी धर्मों के लिए एक कहते हैं धर्मनिरपेक्ष वाला साम्राज्य है, वो भी था। और भगवान शिव के लिए इन शासकों ने बहुत सारे मंदिर भी बनवाए, वो बाकी बात है, बाद में करेंगे। इसके बाद देखना, अभी आपने कौन सा शासक लिखा है? पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम के बाद इसका बेटा राजगद्दी पे बैठा, कीर्तिवर्मन प्रथम। नंबर 1 क्या बैठा इसके बाद? इसका बेटा कीर्तिवर्मन प्रथम। तो देखना इसका शासन कब से प्रारंभ होगा, वो कब चला गया था? 566 से 67 में। तो साथ के साथ ये आ जाएगा। तो 566 से या 67 से लगभग 597 तक इसने शासन किया, कीर्तिवर्मन ने। क्या बात चल रही है? बाद में मांग लियो, अभी मांगना जरूरी है, समझो भाई। तो इसने क्या किया? इसने शासन किया। इसके समय के दो चीजें खास बात क्या है? एक तो ये किसका बेटा है? पुलकेशिन प्रथम का। पहली बात तो ये हो गई, पुलकेशिन प्रथम का बेटा राजगद्दी पे बैठा, जिसका नाम है कीर्तिवर्मन प्रथम। दूसरा यह है कि इसने 2 इलाकों पे जीत की है। एक तो कोकड़ और केरल का उत्तरी क्षेत्र इसने जीता। कोकड़ समझते हो? ये वाला ही इलाका है कोकड़, कन्नड़ कोकड़ यहीं पे ही, और केरल है ना, और केरल का उत्तरी इलाका यहां का, इसने ये 2 इलाके जीत लिए। ठीक है, तो इसका काम ज्यादा कुछ नहीं हुआ, इस पे बस इतना ही क्वेश्चन है कि ये बेटा किसका है, या पुलकेशिन प्रथम का बेटा कौन है? तो कीर्तिवर्मन। देन इसकी जीत, ये 2 है। थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है, वैसे कभी आया नहीं है ये वाला है। अब आ जाओ आगे। यहां से आगे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होगा, जिसकी वजह से मैंने ये तुम्हें बताया है, क्योंकि इससे पहले इसका नाम कभी नहीं लिखवाया है। समझ में आ गई बात? अब जो व्यक्ति आएगा, क्योंकि कीर्तिवर्मन की मृत्यु हो गई जल्दी ही, जैसे कीर्तिवर्मन की मृत्यु हुई तो इसके जो 3 बेटे थे, हैं, तीनों बेटे लगभग नाबालिग थे, छोटे थे। जब छोटे थे, नाबालिग थे, तो राजगद्दी संभाली इसके भाई ने। ठीक है, राजगद्दी किसने संभाली? तो इसके भाई ने, इसका नाम लिखोगे मंगलेश। इसके बाद कौन आया है? मंगलेश। राजगद्दी पे कौन आया? हालांकि ज्यादा समय नहीं किया इसने शासनकाल, इसने किया 597 ईस्वी से 608 या फिर 9 ईस्वी तक। कुछ लोग बताते हैं 8, कुछ लोग बताते हैं 9, है ना। मगर इसमें फंसने वाली बात नहीं है, ये तो हम एक क्राइटेरिया ले रहे हैं, हमारे माइंड को याद रहेगा बस। ठीक है, तो देखना कीर्तिवर्मन, और ये कौन है? भाई भाई है। कौन है ये? भाई भाई। क्योंकि इसके सारे बेटे क्या थे? नाबालिग थे, एक तरीके से बड़े नहीं थे, तो राजगद्दी पे बैठने के लायक नहीं थे। तीनों के तीनों बच्चे हैं, इसके 3 बच्चे रहे। तो जब ये नहीं थे तो राजगद्दी किसने संभाल ली? इसके भाई ने। तो आपको क्वेश्चन क्या बनेगा? कीर्तिवर्मन के बाद राजगद्दी संभाली किसने? मंगलेश ने। रिलेशन क्या है? भाई भाई का, ना कि क्या है, ये इसका बेटा है। सही है। अब जब इसने संभाली तो फिर क्या हुआ? इसने शासन कर लिया लगभग कितना? 9 और 3 12, 10-12 साल शासन कर लिया। शासन सही चलाया, कोई दिक्कत नहीं है। मगर कहते हैं ना, सत्ता तो मूड खराब कर ही देती है। एक बार व्यक्ति किसी तरीके से सत्ता में आ जाए, फिर वो चाहेगा कि मेरी विधायकी जाए, सांसदी जाए, प्रधानी जाए या चेयरमैनी जाए। एटलीस्ट छोटी से छोटी भी चेयर को कोई छोड़ना नहीं चाहता। एक बार जो चेयर पे आ गया, उसे चुपके रहना चाहता है, कैसे भी करके मुझसे ये चलाना जाए। ऐसे क्या हुआ? जब ये यहां से हुआ, धीरे धीरे
जो उसके बच्चे थे वो भी बड़े हो रहे थे। तो इसने शासन, क्योंकि बड़े भाई का था, देखना सिस्टम भी यही है, अगर बड़े भाई का शासन हाथ में चला गया है, राजाओं का तो मामला यही था, तो उसी का बड़ा पुत्र या कोई और पुत्र शासन को आने वाली पीढ़ी में संभालता था, है ना। छोटे भाई का कोई बच्चा या छोटा भाई शासन से कोई लेना देना नहीं था। या फिर हुमायूं की तरह कर दे, सारे साम्राज्य को 4 भागों में बांट दे, चल भाई तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। मगर इसका ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो बंटवारा कर दिया जाए, है ना। ये साम्राज्य की बात है। अगर आप जनता को, राज्य को अपनी प्रॉपर्टी समझोगे तो फिर तो साम्राज्य टूटना ही है ना। जैसे आजकल समझा जाता है, जितनी भर भी भारत में मैक्सिमम क्षेत्रीय पार्टियां चल रही हैं, जितनी भी हैं क्षेत्रीय पार्टियां, समझते हो, राजनीतिक पार्टियां जितनी भर भी ये चुनाव लड़ती हैं, इन सब ने राज्य को और राजनीति को अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया है। अब तुम कई सारे, मैं सबका नाम नहीं लेने वाला हूं किसी भी पार्टी का, क्योंकि नाम लेना ठीक नहीं होता भाई, है। कल को कोई वीडियो वायरल हो जी तुमने तो नाम लिया था, है। ज्यादातर पार्टियों का एनालिसिस करना, उनमें है क्या, अगर बाप ने पार्टी की स्थापना करी है या बाप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है तो बेटे भी पॉलिटिक्स करेंगे। नाम ही ले रहा हूं, तुम जाकर के देखना कौन कौन सी ऐसी पार्टियां हैं। बाप सांसद विधायक, बेटे सांसद विधायक, बहू सांसद विधायक, चाचा विधायक, चाचा के बच्चे विधायक, चाचा की घरवाली विधायक, फिर उनके बच्चे विधायक। मतलब उनका जो राजनीति है ना, वो उनका फैमिली बिजनेस बन गई है, जन्म सिद्ध अधिकार। हमारे बच्चे कुछ ना करेंगे, राजनीति करेंगे। हराम का पैसा आता है भाई, बुरा मत मानना, हराम का ही आता है भाई। कुछ भी समय बन गए आप विधायक या सांसद, आजीवन पेंशन उठाओ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमो, पब्लिक को उल्लू बनाए, थोड़ी देर के लिए आ गए, हम तुम्हारे यहां कुल्ला करने आए, देखो जी हमें वोट दे देना। समझ रहे हो, आजकल तुमने देखा होगा लोग जनसंपर्क बनाते हैं। पहले समाज सेवा होती थी, अब समाज सेवा कोई नहीं करता, अब तो अपनी सेवा है। सांसद या विधायक बनने से पहले चाहे उसके पास साइकिल ना हो, मगर नेक्स्ट डे फॉर्च्यूनर आकर के खड़ी हो जाए विद ड्राइवर, है ना। ड्राइवर भी कहीं ना कहीं से कोई शायद या तो फ्री में आ जाए फिर पैसे में आ जाए। तो ये है भारत का हाल, है ना। अब आते हैं यहां पर, ये फैमिली बिजनेस जैसा हो गया। मैं ये कह रहा था, मेरा कहने का मतलब ये था कि राजा या साम्राज्य कोई प्रॉपर्टी, कोई बंटवारे करने की चीजें नहीं होती है ना। इसीलिए मैं यहां पे देखता हूं कि यहां पे जो राजनीति है भारत में, वो समाज सेवा का क्षेत्र न रह करके अब कैरियर का क्षेत्र बन गया है। हर एक व्यक्ति, हर एक राजनेता अपने बच्चों का कैरियर संवारता है कि ये मेरी जगह है, जिस सीट से मैं विधायक बन रहा हूं ये भी बन जाएगा। वो उस सीट से किसी छोटे से बच्चे को भी, अपने परिवार के बच्चे को भी खड़ा कर देंगे, तो भी क्या हो जाएगा, वो विधायक बन जाएगा, है ना। क्योंकि उम्र ही पूरी करनी है भाई, शैक्षिक योग्यता तो है नहीं। क्या एक बात बताओ, थोड़ा सा सुन लेना, क्या हमारे संविधान को ले लो या राजनेताओं को ले लो, क्या ये आपके साथ धोखा नहीं है। एक चपरासी बनने के लिए शैक्षिक योग्यता चाहिए, है ना, मगर आपको नेता बनने के लिए कोई शैक्षिक योग्यता नहीं चाहिए। ना तो प्रधानमंत्री बनने की है, ना राष्ट्रपति बनने की है, ना कुछ बनने की है। बिल्कुल अंगूठा छाप, विधायक ही लड़ेगा, नेता बन जाएगा, और फिर उसको दिया जाएगा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। अब वहां पे शिक्षा लिखवा के तो देखो कि वो शिक्षा कैसे लिखता है, एजुकेशन लिखवा के देखो। अब जब ऐसे व्यक्ति शिक्षा मंत्री बन जाएगा तो वो तुम्हारा क्या भला करेगा, उसमें तो अपना ही भला नहीं हुआ था, है ना। और झटाक से निकालेगा, बनवा दे व्हाइट कुर्ता पजामा, ऐसे स्टाइलिश में बनेंगे सबसे पहले व्हाइट। इसको ही खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने इसलिए बताया भाई यार, ये वास्तव में सच है, कड़वा सच है ये वास्तव में, है ना। चपरासी बनने की शैक्षिक योग्यता है और नेता बनने की कोई नहीं है। वहां पे योग्यता एक है, अगर आपके पास अच्छा और भारी भरकम क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप नेता बनने के लायक हैं, वरना और नेता आपको बराबर में चुनाव नहीं लड़ने देंगे। फोन आ जाएगा, या तो चुपचाप बैठ जा, टिकट वापस कर ले, या वरना तू गया। अब शरीफ आदमी कैसे लड़ेगा भैया, पैसा नहीं है, रुतबा नहीं है, औहदा नहीं है, फॉर्च्यूनर नहीं है। जो एक बार किसी तरीके से बन गया, अब देख लो गौतम बुद्ध की सीट पे, चाहे दबंग हो या ना हो, अब कोई
तीन चार बार हो गए, कोई और हिम्मत जुटा पा रहा है? क्या कहते हैं, अजी पैसा ही ना है सांसदी कैसे लड़ेंगे? अब पैसा कहां से आएगा? लूटपाट करके। तो बेटा मंगलेश ने क्या किया, अब सारा का सारा इस पे हम थोप रहे हैं। ये पूरा प्रोग्राम जो हमने अभी सब कुछ डिस्कस किया, इसने क्या किया, इसने साम्राज्य इसके बड़े बेटे को ना सौंप करके कोशिश की कि अपने बेटे को राजगद्दी पे बैठा दूं। इसने क्या प्रोग्राम बनाया कि मैं अपने बेटे को राजगद्दी पे बैठा देता। तो एक तरीके से गलत है ना, है ना बेटा? ये बातें जो आपस में तुम करते हो ना, इसको मूर्खता बोलते हैं। अगर मैं यहां खड़ा हूं, तुम्हारा आपस में बात करने का मतलब क्या है? ये पता है तुम बोल जो पा रहे हो, ये मेरी ही ढील है, वरना कोई बोल नहीं पाता है ना? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस हिसाब से पढ़ें कि आपको ये बर्डन ना लगे। कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसे पढ़ाते पढ़ाते मैं इसको लूज पॉइंट भी छोड़ देता हूं। क्या कि तुम आपस में, तुम्हें ऐसा लगता है सर तो स्ट्रिक्ट है ही नहीं, वरना स्ट्रिक्टनेस का लेवल तुम जानते ही नहीं हो। नींद उड़ जाएगी रात की, इतना स्ट्रिक्ट लेवल है। तुम्हें लगेगा यार ये तो वास्तव में थोड़ी बहुत इज्जत बना रखी थी, वो खत्म हो गई, अब तो अब क्या करना है, बिना इज्जत के मैं कैसे जीऊंगा? ऐसी फील आएंगी, बिना इज्जत के कैसे जीऊं? और अभी कोई इज्जत नहीं है क्योंकि अभी नौकरी नहीं है, ठीक है? तो इसने अपने बेटे को कोशिश की बैठाने की राजगद्दी पे, मगर क्योंकि ये गलत था, तो वहां से जो इसका बेटा था वो निकल के आया और उसने क्या किया, ना कि इससे युद्ध किया, किससे? मंगलेश से, और इससे वापस शासन छीन लिया और इसको मार दिया और राजगद्दी पे बैठा खुद, जिसका नाम अब नेक्स्ट पढ़ोगे। कौन है? पुलकेशिन। कौन है बेटा? द्वितीय। वेरी गुड। तो पुलकेशिन द्वितीय ने मंगलेश से उसको मार करके, उसको युद्ध में हरा करके अपना शासन वापस लिया। ये इतिहास तुम्हें बताने की जरूरत थी, है? क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने अपना साम्राज्य वापस कैसे पाया है। तो कर दोगे बच्चों? किसको पढ़ना है? पुलकेशिन द्वितीय को। यहां पे हमें आना है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में एक बार क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो राजगद्दी पे कौन आने वाला है? पुलकेशिन सेकंड, है ना? तो राजगद्दी से कब छीन ली है, कब ले ली? 609, है ना, या 608। और राजगद्दी पे हर्ष कब बैठा था? 606। तो इसका मतलब हर्ष और ये दोनों, वो उत्तर भारत में और ये दक्षिण भारत में लगभग आसपास ही राजगद्दी पे बैठे, और दोनों ने ही कम समय में कुछ ज्यादा ही पॉपुलैरिटी हासिल कर ली, हर्ष ने भी और इसने भी, ठीक है? तो देखना क्या है, ये बैठ गया 608 या 9 ईस्वी में। इसमें सात किताबों में 611 की डेट भी बताई जाती है, मगर आप 609 लिखो। और लगभग 642 ईस्वी तक इसका शासन रहा। तो आई थिंक, मुझे लग रहा है 31 वर्ष इसने शासन कर लिया। 31 वर्ष इसने शासन कर लिया। अगला क्वेश्चन जो सबसे दमदार क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय का नाम तो तुम बार बार सुनते ही हो। लिखो, चालुक्य वंश का सबसे महान राजा या सबसे प्रतापी राजा? सबसे महान राजा या सब वंश का सबसे महान राजा कौन सा है? पुलकेशिन द्वितीय। कि इसका जो जन्म का नाम है, पुलकेशिन द्वितीय का जन्म के समय जो नाम रहा वो रहा ए राया, जो कुछ शिलालेखों से संस्कृत लिपि में आपको मिलता है ना? चालुक्य वंश में जो लिपियां रही हैं वो उसमें संस्कृत का भी कुछ नाम रहा है। संस्कृत में कहते थे कि संस्कृत का काफी प्रयोग करके इन्होंने शासन किया। ये लिपि काफी फेमस रही इस समय पे, है ना? क्योंकि मुख्य रूप से इन्होंने जो धर्म अपनाया हुआ था, जो इनके धर्म से काम कर रहे थे, वो हिंदू धर्म ही था इनके पास, है ना? बौद्ध धर्म से भी ये रिलेशन रखते थे। ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म से इनका कोई संबंध नहीं है, मगर हाँ ये सहिष्णु है। आप भी मजे करिए, आप भी जिए, है ना, और हमें भी जीने दीजिए।
तो समझ में आ गई, एराया हो गया। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के राजाओं ने मुख्य रूप से किस धर्म के अनुयायी थे? तो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से भी इनका रिलेशन रहा है, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म भी, जब बौद्ध धर्म है तो जैन धर्म भी इनके समकालीन रहा, जैन धर्म। तो सारे धर्म अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, मगर ये किसका पालन कर रहे हैं? हिंदू धर्म। कहते हैं कि इनके वंशावली में, इनके समय में लगभग हर घर में भगवान शिव की पूजा होती थी और इन्होंने बहुत सारे हिंदू मंदिर या भगवान शिव के मंदिर बनवाए, है ना। हर्ष से संघर्ष हुआ, है ना। हर्ष उत्तर भारत में पराक्रम कर रहा था, ये दक्षिण भारत में पराक्रमी चल रहा था, है ना। हर्ष ने प्रोग्राम बनाया, चल भाई, हर्ष है यहां पे नॉर्थ में, कहां पर है? नॉर्थ में, उत्तर भारत में, कि चलो भाई दक्षिण भारत को भी थोड़ा सा अपना वर्चस्व बना लेते हैं। तो इसके हर्ष के अभियान को किसने रोका दक्षिण में जाने के लिए? किसने हरा दिया? पुलकेशिन द्वितीय। मैंने बताया था ना, कौन सी नदी थी? नर्मदा, गुजरात का इलाका, है ना। तो लिखो यहां पे क्या लिखोगे? अब यहां पे मैंने वो क्वेश्चन तुम्हें पहले तो करवा ही रखा है कि हर्ष को किसने हरा दिया था, हर्ष के समय में बता दिया था, पुलकेशिन द्वितीय ने। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? जैसे ही इसने हर्ष को वहां पर रोका या पराजित किया तो इसको एक उपाधि धारण हो गई, इसने एक उपाधि धारण कर ली परमेश्वर की, क्योंकि हर्ष का अपने आप में नाम था भाई, और इसको भी लोग बाग कुछ ज्यादा ही बड़ा मानने लगे। इसको पराजित करने के बाद इसने कौन सी उपाधि धारण की है? परमेश्वर, परमेश्वर की उपाधि। बड़ी बात है ना। अब आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा बताइए? चालुक्य शासकों में परमेश्वर के नाम से किसे जाना जाता था? हालांकि सारे के सारे शासकों ने कुछ ना कुछ प्राप्त किया है, मगर हमने ये भी क्या पढ़ा? चालुक्य वंश का या इस वंश का सबसे महान राजा। और एक क्वेश्चन और वहां पे पहले बनाया था, चालुक्य वंश का पहला पराक्रमी राजा पुलकेशिन फर्स्ट। तो पुलकेशिन नाम काफी मजबूत तरीके से इतिहास में लिया जा रहा है। अब बीच में कट कर और है जिन्होंने पल्लवों को हराया, क्योंकि इसके बाद हमें पल्लव वंशी को पढ़ना है। तो अब आपको सीधा लिखना है बेटा, बिल्कुल कट करके लास्ट क्वेश्चन इस पर, चालुक्य वंश का अंतिम राजा वर्मन सेकंड, है ना। कीर्तिवर्मन सेकंड है ये। क्या लिखोगे? चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय। कभी आए तो आप बता देना है। बताते हैं, एक राष्ट्र आने वाले समय में जब आप त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ोगे तो उनमें एक राष्ट्रकूट पढ़ोगे, है। राष्ट्रकूट वंश में थोड़ा सा बताऊंगा, है ना। पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश, ये त्रिपक्षीय संघर्ष बनेगा, तो इसमें मैं बताऊंगा आगे चल के। तो क्या हुआ? इसको राष्ट्रकूटों ने हरा दिया, समाप्त, है ना। तो ये तो पूछेगा नहीं इसको किसने हरा दिया। आपको ये लिखना है, चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन है? कीर्तिवर्मन सेकंड। तो बच्चों ये आपकी क्लास हुई पूरी की पूरी इससे, चालुक्य वंश से। चालुक्य वंश पूरी की पूरी एक ही वीडियो में या फिर एक ही क्लास में लगभग 25 से 30 मिनट की क्लास में खत्म हो गया, है ना। हालांकि इतना ज्यादा बता करके कभी नहीं पढ़ाया था, क्योंकि अब हमारे पास समय है, तो सही तरीके से हर एक दिन एक डायनेस्टी हम पूरी कर लेते हैं। और जब भी तुम्हें जरूरत पड़े वीडियो निकालो और इसको पूरा देख लो, है ना। क्योंकि एक समय आएगा ना जब रिपीटेशन की बारी आएगी भाई। लास्ट का मंथ आएगा जब एसएससी का पेपर होगा, लास्ट का मंथ में हम जब प्रयास करेंगे रिपीटेशन हो जाए, रिपीटेशन हो जाए, तो हम जब यहाँ रिपीटेशन क्लास चलाएंगे तो आपको बोल देंगे कि आप चैनल पे ये वाली वीडियो देख के आना कल, ताकि हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकें और कुछ नया कुछ बता सकें। तो ये वीडियो हमें हेल्प जब करने वाली है जब हम अपने लास्ट के दौर में रिपीटेशन क्लास चलाएंगे, है ना। ये देख के आओगे, बात खत्म, यहां पे हम कर लिया करेंगे।